फिल्म की शुरुआत चाइना में सन 1868 से होती है, जहां उस समय हम वहां का एक सी पोर्ट देखते हैं। उस पोर्ट का नाम था हार्बर वोंगेल। तब चिंग वंश का उस वक्त पूरे चाइना पर शासन था, लेकिन तब तक चिंग राजवंश बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि तब तक अंग्रेज भी वहां पर अपना पैर पसार चुके थे और चीन के अलग अलग इलाकों पर कुछ गैंग्स का कब्जा हो गया था। वो समय चीनी लोगों के लिए बहुत कठिन था। इस अवधि के दौरान मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और अफीम के व्यापार जैसी अनियंत्रित समस्याएं पैदा हो गई थी। वंगेल बंदरगाह पर भी दो गैंग्स का कब्जा था, जिनमें से एक ब्लैक टाइगर और दूसरा नॉर्थ सी के नाम से जाना जाता था। ब्लैक टाइगर गैंग न केवल बंदरगाह को कंट्रोल करता था, बल्कि वेश्यालय, जुआघर और अफीम के दुकानों जैसे बड़े बिजनेस का भी स्वामित्व अपने हाथ में रखता था। अंग्रेज भी वहां सिर्फ अफीम का ही व्यापार करते थे, वो भी इन गैंग्स के जरिए। नॉर्थ सी गैंग का बस नाम का कब्जा था बंदरगाह पर, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर 90% तो ब्लैक टाइगर ही हथिया लेता था, और इसलिए दोनों गैंग्स के बीच बहुत मतभेद थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इसलिए दोनों गैंग्स के बीच अक्सर भारी लड़ाई होती रहती थी। अफीम के भारी व्यापार के चलते नतीजा ये रहा कि उस समय के चीन के 90% गरीब लोग अफीम का शिकार थे, इसलिए गरीबी भी अपनी चरम सीमा पर थी। इन गैंग्स द्वारा जबरन मजदूरों से काम करवाया जाता और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों के लिए उन्हें विदेश भी भेजा जाता था। आलम यह था कि जो कोई भी मजदूर ब्लैक टाइगर या नॉर्थ सी गैंग की क्रूरता की कंप्लेन करने राजा के पास यानी चिंग राजवंश के कोर्ट में जाता था, तो उन्हें की गई अपनी इस हरकत की भारी सजा उठानी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा करने से ब्लैक टाइगर के लोग उन्हें मारकर नदी में फेंक देते। इसलिए हर लोगों के दिल में ब्लैक टाइगर गैंग का काफी खौफ था। ब्लैक टाइगर गैंग के कर्ता धर्ता का नाम था मास्टर ली। वही इस गैंग का मुखिया था, लेकिन उसने अपने धंधे की कमान अपने 3 गोद लिए हुए बेटे को सौंपी थी। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम था नॉर्थ हीविट, जो बहुत ही जालिम था। उसके अंदर पूरा अफीम और पोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वही अफीम के धंधे को कंट्रोल करता था। ली के दूसरे बेटे का नाम था ब्लैक रोज। उसके कंट्रोल में जुए का बिजनेस था। वो शहर के सारे कसिनोज का मालिक था। ब्लैक रोज बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी था। वो हमेशा अपने दुश्मनों के पीठ पीछे ही वार करता था, इसलिए ली उसे बहुत पसंद करता था। अब ली का तीसरा और अंतिम बेटा था ओल्ड स्नेक। ये पूरे रेड लाइट वेश्यावृत्ति के धंधे को कंट्रोल करता था। जबरदस्ती लड़कियां लाना और उन्हें इस धंधे में लगाना, ऐसे काम में वो बहुत ही माहिर था। उसके अंदर दया की कोई भावना नहीं थी और ये तीनों मिलकर ब्लैक टाइगर गैंग को कंट्रोल करते थे, और इन्हें कंट्रोल करते थे मास्टर ली, क्योंकि इन तीनों भाइयों में कभी नहीं बनती थी। तीनों अपने बाप की गद्दी का वारिस बनना चाहते थे। अब अगले सीन में हम जाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो दूसरे फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा था। सामने वाले लोगों की संख्या बहुत थी, लेकिन वो अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर हमें पता चला कि वो मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन तभी कोई फाइटर आकर उस पर अटैक करता है, तब वह नीचे गिर गया। हालांकि उस फाइटर का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता और वो जाओ पर भारी पड़ रहा था, और इसी दौरान वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स आकर उसे घेर लेते हैं, और इसी समय उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ हम उसके फादर को देखते हैं। उसके पिता एक ऑर्फनेज चलाते थे। अब क्योंकि ये ऑर्फनेज ब्लैक टाइगर के इलाके में आता था, जिससे वहाँ बहुत भूखमरी थी, क्योंकि परिवार के बड़े लोग अफीम की लत के चलते अपने बच्चों को भूल गए थे। यूं कहूँ तो बहुत टफ कंडीशन थी उस समय चाइना की। और तब जाओ और उसके फादर खोए वो अनाथ हो चुके बच्चों को बचाने का काम करते थे। वो असल में एक डॉक्टर थे। फिर उन्हें एक दिन एक लड़का मिलता है जो कि थकान और भूख की वजह से बेहोश हो गया था। तब जाओ के फादर उसे बचाने उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और कुछ समय बाद जब उस बच्चे को होश आया तो जाओ जिंदगी भर उसका साथ निभाने और हमेशा उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि वो अजय है, उसे डर नहीं लगता। अब क्योंकि जाओ का कोई भी भाई नहीं था, इसलिए वो उसे अपना भाई बना लेता है, और सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम जाओ और कुछ लोगों को देखते हैं जो मास्टर ली के पास जा रहे थे, क्योंकि मास्टर ली ने ब्लैक टाइगर गैंग के सबसे काबिल योद्धाओं को एक खास मिशन के लिए बुलाया था, और जाओ भी ब्लैक टाइगर गैंग के लिए बहुत सालों से काम कर रहा था, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे इन फाइटर्स में शामिल किया गया था। दूसरी तरफ हम मास्टर ली को देखते हैं, जो अपने एक आदमी को सजा दे रहे थे जिसने गैंग को धोखा दिया था। तभी वहाँ ली और दूसरे फाइटर आते हैं। ये देख सभी डर जाते हैं। मास्टर ली उस गद्दार को सजा देने के लिए 2 जलते हुए रॉड्स का इस्तेमाल करता है, और वही जलते हुए रॉड्स ली जाओ और दूसरे लड़कों की तरफ करता है, तो सभी डर जाते हैं। लेकिन जाओ बिल्कुल भी नहीं डरता। वो 1 इंच भी नहीं हिला, ना ही उसकी पलकें हिली। ये देख कर ली उससे इम्प्रेस होता है और पूछता है कि तुम हिले क्यों नहीं। तब जाओ ने कहा कि उसे डर लगता ही नहीं है।
फिर बाद में सभी फाइटर्स के हाथों पर बेहद गर्म चाय गिराई जाती है, तो सिर्फ जाओ ही था जो हो रहे दर्द पर जरा भी रिएक्ट नहीं करता। बाकी तो सबकी हालत पतली थी। तब ली इन वॉरियर्स को नॉर्थ सी गैंग के हेड को मारने का टास्क देता है और कहता है कि जो भी इस काम को कंप्लीट करेगा उसे इनाम के तौर पर मैं उसे अपना चौथा बेटा गोद लूंगा और वो मेरा बेटा बनेगा। हमें पता चला कि जाओ इस पल का इंतजार सालों से कर रहा था। अगली सीन में जाओ नॉर्थ सी गैंग के लीडर के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाकी के साथी पहले ही मारे जा चुके थे। यहाँ उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। तब नॉर्थ सी गैंग का मास्टर जाओ की तलवार को नीचे गिराने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो जाओ पर बहुत वार करता है, लेकिन जाओ उसके हमले को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था। मौका मिलते ही जाओ ने उस पर काउंटर अटैक किया और काफी मशक्कत के बाद वो नॉर्थ सी के लीडर को मारने में कामयाब होता है। तब वहाँ गैंग के बाकी लोग भी पहुँच गए थे। वो जाओ पर अटैक करते हैं, पर फिर भी जाओ उन लोगों पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। और दोस्तों, ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब जाओ को पकड़ने बहुत सारे फाइटर वहां पहुंच चुके थे, लेकिन वो अकेला ही कई लोगों को मार गिराता है। लेकिन फिर भी ये फाइटर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब जाओ उनमें से एक फाइटर के अटैक से नीचे गिरता है, तब सभी लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मारने ही वाले थे कि तभी उसका एक साथी वहाँ फायर क्रैकर छोड़ के सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और धुएं की मदद से वो जाओ को बचाने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम ब्लैक टाइगर गैंग के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां जाओ को बेहोशी की हालत में रखा गया था। यहां सारे लोग परेशान होने के साथ साथ हैरान भी थे कि जाओ ने अकेले ही इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया और बच निकला। अब ये देख ली ने भी उसे अपने बेटे के तौर पर अडॉप्ट कर लिया, जिसका मतलब ये था कि अब उसे गैंग के जनरल का पोस्ट मिलेगा। जिसके बाद ली अपने सभी आदमियों को ये ऑर्डर देता है कि हर हाल में जाओ ठीक होना चाहिए। फिर वो अपने तीनों बेटों को डांटता है कि उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर पाया जो जाओ ने किया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जाओ का एक साथी उसका ख्याल रख रहा था और उसी ने उसको बचाया था। वो जाओ से कहता है कि अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। इस दौरान जाओ को अपना चाइल्डहुड याद आता है, जहां वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा था। सभी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिसमें 2 लड़कियां थी और एक उसका भाई था। जाओ उनमें से एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम था शीना। शीना को बाद में गलत जगह पर रखने के लिए ब्लैक टाइगर गैंग ने उसे जबरन उठा लिया। तब जाओ और बाकी सारे लोग भी उसे नहीं बचा पाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ सी के न्यू लीडर को देखते हैं, जो कि फॉर्मर गैंग लीडर का बेटा था। यहाँ वो अपने फादर की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि टाइगर गैंग की रस्म के मुताबिक एक टाइगर का टैटू बनवा रहा था। तब टैटू बनाने वाला आदमी उसे 2 कीज के बारे में बताता है, जिसकी मदद से एक तिजोरी को खोला जा सकता था और उसी तिजोरी में ब्लैक टाइगर अपने सारे पैसे व खजाने को रखता था। इस तिजोरी की 2 चाबियां थी, जिसको ली ने अपने 2 बेटों ओल्ड स्नेक और ब्लैक रोज को दे रखा था और दोनों चाबियों के एक साथ ही रहने पर उस तिजोरी को खोला जा सकता था। अगली सीन में हम देखते हैं कि जाओ को ऑफिशियली ली के चौथे बेटे के तौर पर एडॉप्ट कर लिया जाता है। नॉर्थ सी के लीडर के मरने के बाद अब टाइगर गैंग का हर जगह कंट्रोल हो चुका था। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जाओ जनरल के तौर पर सेटल्ड हो चुका था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लियाना था, लेकिन लियाना कोठे पर रहती थी, जिसे ब्लैक टाइगर गैंग ने लाया था। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। जाओ को हमेशा सीना का विजन आता रहता था और इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता कि शायद लियाना को गैंग द्वारा कोठे के लिए फोर्स किया गया हो। जिसके बाद हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं, जहां ऑर्फनेज में आग लग गई थी और ये काम टाइगर गैंग वालों का ही था और अंदर फंस चुके कुछ बच्चों को बचाने में जाओ के फादर अंदर ही रह जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर जाओ और उसका भाई अंदर से टूट गए थे। अगले सीन में सभी गैंग मेंबर्स जाओ के टाइगर फैमिली का हिस्सा बनने की वजह से सेलिब्रेट करते हैं और सभी उसे बधाई देते हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा नहीं करता और वह था नॉर्थ इविल, क्योंकि उसने जाओ को अभी तक फैमिली के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ जाओ का उसके बाकी 2 भाइयों से तो दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन यहाँ नॉर्थ इविल जाओ को फाइट करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन जाओ बिल्कुल शांति से काम लेता है। वो नॉर्थ इविल की बातों का जवाब बातों से ही देता है। नॉर्थ इविल की इस बिहेवियर की वजह से ब्लैक रोज और उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। कि तभी इतनी देर में ली वहां आता है और उन पर गुस्सा करता है, क्योंकि वही था जो इन सभी को कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम जाओ के चाइल्डहुड फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि ऑर्फनेज में बच्चों का ख्याल रखते थे। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम चुन था। चुन उन 2 लड़कियों में से एक थी। दूसरी शीना थी, जिसे टाइगर गैंग द्वारा उठा लिया गया था।
यहाँ जाओ का भाई फायरी भी था जो सबके लिए खाना लाता था और वह चुन को पसंद करता था, लेकिन चुन के दिल में उसके लिए ऐसी कोई भी बात नहीं थी क्योंकि वो हमेशा से जाओ को ही पसंद करती थी। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा ब्लैक टाइगर गैंग को 300 लेबर्स को शिप के जरिए समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुंचाने का टास्क दिया जाता है और इस डील को ली ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली और जाओ ये प्लान बनाते हैं कि नॉर्थ सी गैंग के न्यू हेड को कैसे पकड़ा जाए, जिसके बाद हमें फिर से जाओ के पास्ट को दिखाया जाता है। अपने फादर के मौत के बाद दोनों भाई पहाड़ों में बसे एक मॉन्क के पास गए और मार्शल आर्ट की सालों तक खतरनाक ट्रेनिंग ली। फिर दोनों भाई एक कुशल योद्धा हो गए जिनको हराना लगभग नामुमकिन था। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो वापस आते हैं तो टाइगर गैंग की हरकतों को देख वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम ऑर्फन गैंग था। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जाओ ने टाइगर गैंग के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया था, इसलिए उसकी गैंग ओल्ड स्नेक को ट्रैप करके उस पर अटैक कर देती है ताकि उससे तिजोरी की पहली चाबी ली जा सके जो उसे मास्टर ली ने दी थी। सभी मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और उसकी चाबी चोरी करने की बजाय उसे प्रिंट कर लेते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो। टाइगर गैंग को उसकी डेड बॉडी मिलती है और तिजोरी की चाबी उसके पास ही थी। तब ली का मैनेजर चैन की सांस लेता है। अब ओल्ड स्नेक की डेथ के बाद ली दूसरी चाबी नॉर्थ इविल को दे देता है। यह देख जाओ को अपना प्लान कामयाब होता नजर आता है क्योंकि उसे पता था कि नॉर्थ इविल और ब्लैक रोज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनको लड़वाने की कोशिश करता है। और तब वह ब्लैक रोज को एक नकली चाबी के बारे में बताता है और कहता है कि वह नॉर्थ इविल के पास मौजूद चाबी के बिना ही तिजोरी खोल सकता है क्योंकि ये नकली चाबी उसने राइवल गैंग के लोगों से चुराई है जो इस तिजोरी को लूटने की फिराक में थे। तब रोज उस नकली चाबी और अपनी चाबी को मिलाकर तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है और तिजोरी खुल भी जाती है। साथ ही जाओ को अब तिजोरी के लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था जहाँ बहुत सारे खजाने थे। अब क्योंकि ब्लैक रोज को जाओ पर यकीन हो चुका था, इसलिए जाओ उसे भड़काता है कि नॉर्थ इविल हमारे गैंग को चीट कर रहा है। फिर बाद में जाओ तिजोरी की सारी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन अपने भाई को बता देता है। जाओ पर किसी को शक न हो इसलिए वो लियाना की मदद से चुन तक इन्फॉर्मेशन और फनेज गैंग तक पहुंचाया करता था। चुन लियाना के पास कपड़े सिलने वाली बनकर जाती थी और लियाना से इन्फॉर्मेशन लेती थी, लेकिन लियाना चुन से बहुत जलती थी क्योंकि उसे लगता था कि जाओ चुन से ही प्यार करता है। लेकिन चुन भी लियाना से काफी जेलस थी क्योंकि जाओ हमेशा उसके साथ सोता था, वो इसलिए कि चुन जाओ को चाहती थी। उसी रात हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स कम होने की वजह से नॉर्थ सी के गैंग लीडर को वहां ली पर अटैक करने का मौका मिलता है और वह मास्टर ली तक पहुंच जाता है जहां जाओ भी वहीं मौजूद था और ये ली का प्लान था उसे यहाँ तक लाने का। यहाँ फाइट स्टार्ट होती है। नॉर्थ सी लीडर जाओ से फाइट कर रहा था जबकि ली उसके आदमियों को संभाल रहा था। नॉर्थ सी लीडर जाओ को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था, वो जाओ को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा था और अपने अटैक से वो जाओ को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। तब ली उसे बचाता है। फिर अंत में जाओ ने उसे फंसा लिया था लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ली ने उसकी तलवार को किक करके नॉर्थ सी लीडर को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्फन गैंग पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहा था और वह टाइगर गैंग के सभी अफीम के गोदामों में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से ब्लैक रोज बाहर निकलने पर मजबूर होता है और बहुत से मेंबर्स फायरिंग का पीछा करने लगते हैं। रोज उन्हें पकड़ने जाता है, तब चुन उसका ध्यान भटकाती है। तब रोज और उसके आदमी चुन के पीछे जाने लगते हैं। इधर गैंग मेंबर्स जाओ के भाई को भी घेर लेते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं घबराता और सभी गैंग मेंबर से लड़ता है। वो सबका मुकाबला आसानी से कर रहा था लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत होने की वजह से वो सबको नहीं मार पाता, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ रोज चुन के पीछे भागते भागते अकेला हो चुका था और वह भी उनके जाल में फंस चुका था। तब जाओ और उसके गैंग के लोग उसे घेर लेते हैं। जाओ को यहाँ देख रोज सन्न था। यहाँ हमें पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक नहीं मारा था, इसलिए वो यहाँ पर अपना बदला लेती है और रोज का भी काम तमाम कर दिया जाता है। चुन जाओ को प्रपोज करती है लेकिन जाओ को कहना था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरा भाई फायरी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुन उसे अच्छा नहीं लगता। बाद में जाओ जब वापस ली के पास पहुँचता है तो वो फायरी को वहाँ लटका हुआ देख काफी सन्न था। यह मास्टर ली जाओ को उसे खत्म कर देने के लिए कहता है लेकिन जाओ ऐसा करने से कतरा रहा था कि तभी उन्हें तिजोरी वाले रूम से कुछ आवाजें आती है और ली अपने बाकी साथियों के साथ वहां चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बात करने का मौका मिल गया। यहाँ फैरी अपने भाग्य को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसका समय आ चुका है, लेकिन जाओ उसे मारने को तैयार नहीं था, जिस पर फैरी का कहना था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ली का शक तुम्हारे ऊपर सीधा जाएगा
और फिर हमारा सारा प्लान बेकार हो जाएगा और हम स्लेव ट्रेड को खत्म नहीं कर पाएंगे। तब तक ली वहाँ वापस आ चुका था। वो फिर से जाओ को उसे मारने कहता है कि तभी कुछ मेंबर्स ब्लैक रोज की डेड बॉडी के साथ वहाँ आते हैं और उसके बॉडी पर नॉर्थ इविल के स्टिक का मार्क था, जिससे सभी का शक नॉर्थ इविल पर जाता है। ली भी उस पर शक कर रहा था। यहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि फायरी को खुद को भगवान के पास भेजना पड़ता है। किसी तरह नॉर्थ इविल भी इस आरोप से अपना पल्ला झाड़ लेता है। अगली सीन में जाओ लियाना के पास था। वो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था कि वह उसे बचा नहीं पाया। लियाना उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। अगली सीन में जाओ पोर्ट पर था। वो 300 मजदूरों का पता लगाना चाहता था जिन्हें इंग्लैंड भेजने से पहले कहीं पर छुपा कर रखा गया था, जिसका लोकेशन सिर्फ ली और नॉर्थ इविल को ही पता था। उसी रात जब नॉर्थ इविल मसाज ले रहा था तो वहाँ लियाना अपने एक दासी के साथ आती है। लियाना उसे अपना रियल नाम बताती है जो शीना था, यानी कि ये वही लड़की थी जिसे जाओ प्यार करता था और उसे बचपन में ओल्ड स्नेक ने उठा लिया था। यहाँ वो बताती है कि इन सब के पीछे जाओ ही है, क्योंकि वह मुझसे अपने सारे राज शेयर करता है। ये सुन नॉर्थ इविल का शक यकीन में बदल गया, लेकिन वह पूछता है कि तुम क्यों ये सब मुझे बता रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर वो उसे बताती है कि जाओ से पहले तुम इस गद्दी के वारिस हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करके यहाँ की रानी बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अब तक जाओ को अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया और उसका ट्रस्ट हासिल कर लिया और सही वक्त आने का इंतजार करने लगी। अब ये सुन नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और जैसे ही वो उसके करीब आता है शीना उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्थ ने उसके अटैक को रोक लिया, जिसके बाद वो शीना को भी भगवान के पास भेज देता है। फिर वो दासी के पास गया तो दासी कोई और नहीं बल्कि चुन थी और चुन ने नॉर्थ का काम तमाम कर दिया। यहाँ हमें पता चला कि शीना जाओ से ही प्यार करती थी और नॉर्थ को मारने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। हालांकि ये प्लान चुन का था और वो शीना को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। हालांकि शीना को पता था कि वो इस काम में बच नहीं पाएगी, लेकिन जाओ से बेइंतहा मोहब्बत के चलते उसने ऐसा किया। दूसरी तरफ जाओ ने उन मजदूरों के लोकेशन का पता लगा लिया था और जब उसे शीना की डेथ का पता चला तो वो काफी दुखी था, क्योंकि इतना करीब होने के बावजूद वो कभी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन इस तरह से प्लान बनाने के लिए वो चुन को माफ नहीं करता, जिस पर चुन का कहना था कि शीना ही ये चाहती थी। उसने तुम्हें अपने बारे में इसलिए नहीं बताया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और ये दाग लेकर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी। अब ये जान जाओ को और भी दुख होता है। फिर वो अपने गैंग के साथ मिलकर ओपनली ली से बगावत का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्थ इविल की डेथ से ली को जाओ की असलियत का पता लग चुका था। वो शहर में ऐलान करवाता है कि जो कोई भी जाओ को मारेगा वो मेरा गोद लिया हुआ बेटा नहीं बल्कि इकलौता मेरा जन्मा हुआ बेटा माना जाएगा। और तब जाओ की ये न्यूज पूरे शहर में पोस्टर के जरिए लगाई जाती है। जाओ के लोगों ने उन सभी 300 मजदूरों को भी छुड़ा लिया था। फिर वे सभी ली के घर के बाहर आते हैं ली के पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए। यहाँ जाओ ली को 1-on-1 फाइट का चैलेंज देता है, जिससे बेगुनाह गैंग मेंबर्स की जान बच सके। जाओ की शर्त ये थी कि अगर वो जीता तो ली को ये सारे काम बंद करने पड़ेंगे। अगर ली जीता तो मैं तुम्हें अपने आप को हवाले कर दूंगा और मेरे आदमी कुछ नहीं करेंगे। ली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसमें कभी ली भारी पड़ता तो कभी जाओ। और फाइट करते करते ली नीचे आग में गिरने ही वाला था कि जाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचाने की कोशिश की। पर ली कहता है कि मैं एक कायर की जिंदगी नहीं जीना चाहता और न ही मैंने कभी जी है। और तब वो अपना हाथ छुड़ाकर नीचे आग में चला जाता है। बाहर सबको लगता है कि इस आग में जलकर दोनों मारे जा चुके होंगे। जाओ के आदमी बहुत चिंतित थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जाओ बाहर निकला। उसे देखकर सभी खुश थे। इस कहानी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि जाओ ली का वारिस बनकर सभी चीजों को कंट्रोल करता है। उसने बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अफीम, जुए और कोठे का बिजनेस बंद कर दिया गया था और यहीं से चाइना के फ्रीडम रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।